वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में हम सोलर सिस्टम से संबंधित एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। आज का डिस्कशन हम फंडामेंटल क्वेश्चंस के साथ करेंगे और नेक्स्ट डिस्कशन में हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आकाशीय पिंड किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है केवल तारों को, ऑप्शन बी है केवल ग्रहों को, ऑप्शन सी है आकाश में स्थित सभी प्राकृतिक पिंडों को, ऑप्शन डी है केवल चंद्रमा को। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आकाशीय पिंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आकाश में स्थित सभी प्राकृतिक पिंडों को आकाशीय पिंड कहते हैं। याद रखिएगा कि इसमें प्राकृतिक पिंडों का बात कहा गया है। आकाशीय पिंड वे सभी प्राकृतिक वस्तुएं हैं जो आकाश में दिखाई देते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि। मानव निर्मित उपग्रह आकाशीय पिंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा आकाशीय पिंड अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है सूर्य और ऑप्शन डी है मंगल। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य। सूर्य एक ऐसा आकाशीय पिंड है जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, उत्सर्जित करता है, और ये नाभिकीय संलयन के माध्यम से अपना ऊर्जा उत्पन्न करता है और साथ ही साथ प्रकाश उत्पन्न करता है। सूर्य एक तारा है, इसलिए यह नाभिकीय संलयन के माध्यम से स्वयं प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करता है। ग्रह और उपग्रह जो हैं वो सूर्य द्वारा परावर्तित प्रकाश से चमकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है लैटिन, ऑप्शन सी है ग्रीक या ऑप्शन डी है अरबी। तो ग्रह यानी यहां क्वेश्चन होना चाहिए था कि प्लैनेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो प्लैनेट शब्द की उस उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा से हुई है। प्लेनेटाई, प्लेनेटाई, प्लेनेटाई से प्लैनेट बना है और यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है और जिसका अर्थ होता है भटकने वाला। ग्रह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाई से बना है जिसका अर्थ है भटकने वाला। प्राचीन खगोलविदों ने देखा कि ये पिंड तारों की पृष्ठभूमि में अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, इसलिए इन्हें भटकने वाला कहा गया है। जितने भी ग्रह हैं वो तारों के सापेक्ष में अपनी स्थिति जो है उसको परिवर्तित करते हैं। यहां समझ लीजिए कि उनकी ओर चक्कर लगाते हैं, इसीलिए इनको भटकने वाला कहा गया, यानी प्लेनेटाई से प्लैनेट की उत्पत्ति हुई है और ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे रात में टिमटिमाते क्यों हैं, क्यों दिखाई देते हैं जबकि ग्रह नहीं? ऑप्शन ए है तारे छोटे होते हैं, ऑप्शन बी तारे बहुत दूर हैं और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है तारों का अपना प्रकाश होता है, ऑप्शन डी ग्रहों का प्रकाश स्थिर होता है। तो यहां पे आपको बताना है कि तारे रात में टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं जबकि ग्रह नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पे तारे बहुत दूर हैं और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। तारे बहुत दूर हैं और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे पृथ्वी के वायुमंडल के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वायुमंडल की परतों से प्रकाश के गुजरने पर उसका मार्ग बदलता है और ग्रह तारों की तुलना में निकट होते हैं और उसका स्पष्ट आकार बड़ा होता है, इसलिए यह प्रभाव औसत हो जाता है और वे नहीं टिमटिमाते हैं, जबकि
तारे जो हैं वो टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि तारे जो है वायुमंडल से उनका जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसलिए वो टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, उनका मार्ग भी काफी दूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारामंडल है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है सप्तर्षि, या ऑप्शन डी है पृथ्वी। ये भी बहुत सरल सा क्वेश्चन है। मंगल, बुध और पृथ्वी जो है ये प्लेनेट है, जबकि तारामंडल इसमें सप्तर्षि है। तो ऑप्शन सी यहां पे सही हो जाएगा। सप्तर्षि 7 तारों का एक समूह है जो एक विशिष्ट आकृति बनाता है। यह एक तारामंडल है और मंगल, बुध, पृथ्वी ग्रह हैं, तारामंडल नहीं है। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी है पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर, ऑप्शन डी है दक्षिण। तो ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा को हमेशा इंगित करता है, इसको याद रखना है। और ध्रुव तारा जो है वो सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ही दिखाई देता है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, ये भी ध्यान रखना है। ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के लगभग ठीक ऊपर स्थित होता है, इसलिए यह स्थिर दिखता है और सदैव उत्तर दिशा दिखाता है। इस कारण इसे उत्तर सितारा भी कहते हैं। यह केवल उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तर्षि के किन 2 तारों को मिलाकर ध्रुव तारा खोजा जाता है? सप्तर्षि में 7 तारे होते हैं, तो पूछा है कि किन 2 तारों को मिलाकर ध्रुव तारा खोजा जाता है? मध्य के 2 तारे ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है अंतिम 2 तारे सिरे वाले, या ऑप्शन सी है बाईं ओर के 2 तारे, या ऑप्शन डी है दाईं ओर के 2 तारे। तो याद रखिएगा कि अंतिम 2 तारे को मिलाकर ध्रुव तारा को खोजा जाता है। तो जो सिरे वाले तारे होते हैं अंतिम, उनको मिलाकर ध्रुव तारा को खोजा जाता है। सप्तर्षि के अंतिम 2 तारों यानी पॉइंटर स्टार्स को मिलाकर उस दिशा में आगे बढ़ने पर जो चमकीला तारा मिलता है वह ध्रुव तारा होता है। ये 2 तारे बिग डीपर के वर्तन पर स्थिर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्रुव तारा क्यों स्थिर दिखाई देता है? ऑप्शन ए है यह बहुत दूर है, ऑप्शन बी है यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के ऊपर स्थित है, ऑप्शन सी है इसका अपना प्रकाश बहुत तीव्र है, या ऑप्शन डी है यह ग्रह नहीं है। आपको बताना है कि ध्रुव तारा क्यों स्थिर दिखाई देता है। तो हम इसके पहले के क्वेश्चंस में ही डिस्कस किए हैं। यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के ऊपर स्थित होता है, इसलिए ध्रुव तारा जो है वो स्थिर दिखाई देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के ऊपर स्थित है, इसलिए ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है। ध्रुव तारा लगभग पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव के ठीक ऊपर यानी अक्षीय रेखा पर स्थित है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो यह तारा स्थिर बना रहता है, जबकि अन्य तारे आकाश में घूमते हुए दिखते हैं। तो यही कारण है, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि ध्रुव तारा क्यों स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि उसकी स्थिति पृथ्वी के सापेक्ष घूर्णन अक्ष के ऊपर स्थित है, इसलिए ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल सर्दियों में दिखता है? ऑप्शन ए है सप्तर्षि, ऑप्शन बी है ओरायन, ऑप्शन सी है ध्रुव तारा, ऑप्शन डी है शुक्र। तो आपको ध्यान में रखना है कि ध्रुव तारा तो तारा है और शुक्र एक प्लेनेट है। तो इसमें बचता है कि कौन सा तारामंडल सर्दियों में दिखता है। तो यहां पे ऑप्शन में हमने दिया है सप्तर्षि और ओरायन। तो ओरायन ऐसा तारा है, तारामंडल है जो कि सर्दियों में स्पष्ट दिखाई देता है, और सप्तर्षि जो है वो ग्रीष्म काल में स्पष्ट दिखाई देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा ओरायन। ओरायन जो है वो
शीतकाल में स्पष्ट दिखेगा और सप्तर्षि जो है स्पष्ट ग्रीष्मकाल में दिखता है। ओरायन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जो शीत ऋतु नवंबर से फरवरी के दौरान रात्रि आकाश में स्पष्ट दिखता है। इसमें 7-8 चमकीले तारे हैं। इसकी आकृति शिकारी की आकृति जैसी होती है और सप्तर्षि गर्मियों में अधिक स्पष्ट दिखता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर पूछेगा कि शीतकाल में कौन सा तारामंडल स्पष्ट दिखता है या सर्दियों में दिखता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ओरायन। और अगर ग्रीष्म काल में स्पष्ट सप्तर्षि कब स्पष्ट दिखता है, तो ग्रीष्म काल में यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है ध्रुव तारा और ऑप्शन डी है क्षुद्र ग्रह। तो ध्रुव तारा जो है इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा कि ध्रुव तारा चूंकि है ये सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, तो ये आपका सही विकल्प इसमें हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सौर मंडल का सदस्य नहीं है, एक दूरस्थ तारा है। सौर मंडल में केवल सूर्य है और 8 ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड और बौने ग्रह शामिल हैं। तो इसमें धूमकेतु, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह ये सब शामिल होंगे, लेकिन ध्रुव तारा इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि ध्रुव तारा जो है एक दूरस्थ तारा है। सौर मंडल का केंद्र क्या है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है सूर्य या ऑप्शन डी है आकाशगंगा। तो आपको इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत आसान क्वेश्चन है, सौर मंडल का केंद्र सूर्य हो जाएगा। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और यह अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण बल से सभी ग्रहों, चंद्रमाओं और अन्य पिंडों को अपनी ओर बांधे रखता है। सौर मंडल का कुल द्रव्यमान 99.86 सूर्य में ही निहित है। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि सूर्य का पूरे सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान कितना % भाग को कवर करता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सूर्य जो है वो 99.86% पूरे सौर मंडल के वेट को कवर करता है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 यानी 9, ऑप्शन डी है 10। तो वर्तमान समय में सौर मंडल के अंतर्गत कुल 8 ग्रहों को शामिल किया जाता है। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। तब से सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 मानी जाती है। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने नई ग्रह की नई परिभाषा दी, जिसका की श्रेणी से हटाकर 52 ग्रह कर दिया गया। अब सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। और 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर सूर्य के क्रम में यहां पे सूर्य के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से ग्रह कितने डिस्टेंस पे हैं, इसके बारे में प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 4, 4, 8 ग्रह हैं, तो किसकी स्थिति कितने दूर पे है। सबसे नजदीक आपको बुध होगा, तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि बुध यानी मरकरी सबसे
उसके बाद यहां पे शुक्र होगा, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। आपको यह ध्यान रखना है कि स्थिति ऐसी होगी। पेन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको याद रखना है तो कैसे रख सकते हैं। एक तो MWF याद रखिएगा, पहले हम MWF को ध्यान में रखते हैं। तो इसमें मंडे नाम का तो कोई है नहीं, वेडनेसडे फ्राइडे से बुध और शुक्र को याद रखते हैं। उसके बाद पृथ्वी आ जाता है, अर्थ। उसके बाद TTS से आप यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे से आप इसका नाम ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ ट्यूसडे से मार्स हो जाएगा, जुपिटर, सैटर्न हो जाएगा, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून हो जाएगा। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो TTS फिर UN, तो इस क्रम में आप याद रख सकते हैं। वेडनेसडे, फ्राइडे, फिर अर्थ को लाना है। और यहां पे देखिएगा कि ये TT के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, यानी क्षुद्र ग्रह की पेटी है। ठीक है, तो ये इधर के जो भाग हैं इसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह। और ये क्षुद्र ग्रह की पेटी के जो बाद वाले जो ग्रह शामिल होते हैं उसको बाह्य ग्रह यानी आउटर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है सूर्य, या ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो सबसे बड़ा पिंड बोला है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बस आपकी माइंड की स्थिति चेक की जाती है ऐसे क्वेश्चन में। सूर्य जो हो जाएगा वो सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। ये सूर्य जो है वो बृहस्पति का 10 गुना और हमारी पृथ्वी का 109 गुना ये बड़ा है आकार में, व्यास के हिसाब से। सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। इसका द्रव्यमान सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का हम पहले ही बताए हैं कि 99.86% है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है लेकिन सूर्य से सबसे छोटा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना है और बृहस्पति से लगभग 10 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन ए है 4.3 वर्ष, ऑप्शन बी है 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन सी है 1 दिन और ऑप्शन डी है 365 दिन। आपको बताना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। बिल्कुल सही के करीब आंसर है 8 मिनट 20 सेकेंड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और ये भी एग्जैक्ट सही डिस्टेंस नहीं है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, इसलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। इसे प्रकाश समय कहते हैं। सूर्य पृथ्वी का क्या है? ऑप्शन ए उपग्रह, बी तारा, ऑप्शन सी ग्रह या बौनाग्रह। तो ये भी क्वेश्चन बस दिमाग की स्थिति चेक करने के लिए दिया गया है। सूर्य पृथ्वी का क्या है? तो तारा है। सूर्य क्या है? तो तारा है। सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं। यह हमारा निकटतम तारा है और नाभिकीय संलयन के माध्यम से स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करता है और उससे उसी प्रकाश से चमकता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसलिए पृथ्वी ग्रह है और सूर्य तारा है।
ग्रह प्लेनेटाई वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है भटकने वाला। तो किसके चारों ओर भटकेगा? तो तारा के चारों ओर भटकता है, यानी सूर्य के चारों ओर। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के बाद ऑप्शन ए है ध्रुव तारा, ऑप्शन बी है अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन सी है ओरायन, या ऑप्शन डी है शुक्र। तो याद रखिएगा कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है वो है अल्फा सेंचुरी। तो यहां ऑप्शन बी यहां पे सही हो जाएगा। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा अल्फा सेंचुरी है जो लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है और यह एक तारामंडल में स्थित है। हालांकि यह दूरी इतनी अधिक है कि वहां तक पहुंचना वर्तमान तकनीक से अभी संभव नहीं हो सका है। तो अल्फा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, लेकिन फिर भी इसका डिस्टेंस इतना है कि अभी वर्तमान तकनीक के दौर में भी हम लोग अल्फा सेंचुरी तक नहीं पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है सूर्य के निकट स्थित ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन बी है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ऑप्शन सी है सभी 8 ग्रह। ऑप्शन डी है केवल बुध और शुक्र। तो यहां पे हो जाएगा आंतरिक ग्रह। अभी हम बताए थे कि सूर्य से नजदीक 4 ग्रह, यानी आप देख सकते हैं यहां पे मरकरी, शुक्र है, अर्थ है और मार्स। तो ये चारों मतलब 1, 2, 3, 4 जो हैं उसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। उसके बाद क्षुद्र ग्रह की पेटी आती है, ठीक है। उसके बाद बाह्य ग्रह यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, अरुण के बाद वरुण। तो इस तरह से ऐसे क्रम चलता है। तो याद रखिएगा कि पहला सूर्य के निकट स्थित जो ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इसको याद रखिएगा कि ये आंतरिक हो जाएगा और उसके बाद जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट है आंतरिक ग्रह स्थलीय टेरेस्ट्रियल इसको बोला जाता है और सूर्य और क्षुद्र पेट ग्रह के पट्टी के बीच स्थित 4 ग्रह हैं। ये चट्टानी, ठोस सतह वाले, छोटे और सघन होते हैं, ठीक है। ये आकार में छोटे होते हैं जबकि बाह्य ग्रह आकार में बड़े होते हैं और गैसीय और बर्फीले आवरण से स्थित होते हैं। बाहरी ग्रह कौन है? ऑप्शन ए है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अभी बताए थे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, बुध, शुक्र। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बाह्य ग्रह बताए थे कि क्षुद्र ग्रह की पेटी के बाद जितने ग्रह आते हैं उसको बाह्य ग्रह बोलते हैं, जिसमें आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आ जाएगा। तो ये इसका सही विकल्प है, बाहरी ग्रह हो गया। नेक्स्ट है बाहरी ग्रह क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाद स्थित 4 ग्रह हैं। इन्हें गैस दानव और वर्फ दानव भी कहा जाता है। बृहस्पति और शनि को गैस दानव और उसके बाद अरुण, वरुण को बर्फ दानव के नाम से जाना जाता है। ये चीज याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन भी पूछता है कि गैस दानव के रूप में किस ग्रह को चिन्हित किया जाता है, तो बृहस्पति और शनि हो जाएगा। और किस ग्रह को बर्फ दानव के नाम से चिन्हित किया जाता है, तो अरुण और वरुण हो जाएगा। इसका आकार बड़ा होता है जबकि आंतरिक ग्रह के आकार अपेक्षाकृत छोटा होता था। आंतरिक ग्रह का घनत्व तो ज्यादा होता था, बाह्य ग्रह का घनत्व तो कम होता है और यहाँ पे ठोस सतह नहीं होता है ज्यादातर जगहों पे। ग्रहों की कक्षा किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है पूर्ण वृत्ताकार, ऑप्शन बी है
दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन सी है त्रिकोणीय और ऑप्शन डी है चतुष्कोणीय। तो ग्रहों की कक्षा यानी ऑर्बिट कैसा होता है, तो सूर्य का जो चक्कर लगाता है तो एकदम पूर्ण वृत्ताकार नहीं है, वो दीर्घवृत्ताकार है। तो ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। ग्रहों की कक्षा कैसी होती है, तो दीर्घवृत्ताकार होती है, एलोंगेटेड। केपलर के ग्रहीय गति के नियमों के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सूर्य इस दीर्घ वृत्त के एक फोकस पर स्थिर होता है, पूर्ण वृत्ताकार कक्षा नहीं होती है, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा करने का कारण क्या है। ऑप्शन ए है चुंबकीय बल, ऑप्शन बी है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी है विद्युत बल, या ऑप्शन डी है परमाणु बल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है और हम बताए थे कि सूर्य का द्रव्यमान जो है टोटल सोलर सिस्टम का 99.86% होता है। ठीक है, इसी के कारण ये जो जितने भी ग्रह उपग्रह है उसको अपने साथ बांधे रखने का काम करता है, उसको खींच के रखता है। ठीक है, तो और जितने भी प्लैनेट और सैटेलाइट होते हैं अपनी गति वाली दिशा को मेंटेन रखता है। इसी के कारण सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे जो प्लैनेट है वो चक्कर लगाते हैं। सूर्य का अत्यधिक द्रव्यमान एक विशाल गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है जो सभी ग्रहों को उसकी ओर खींचता है। ग्रहों की गति और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच संतुलन उन्हें स्थिर कक्षाओं में बनाए रखता है। तो स्थिर कक्षाओं का पालन नहीं करता है प्लूटो, इसीलिए IAU के बैठक में उसको बाहर कर दिया गया ग्रह की श्रेणी से। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सौर मंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं। अभी हम बताए थे ऑप्शन ए है बुध और शुक्र के बीच, ऑप्शन बी है पृथ्वी और मंगल के बीच, ऑप्शन सी है मंगल और बृहस्पति के बीच, और ऑप्शन डी है वरुण के बाहर। तो इसका आपको हम बताए थे कि जो 4 आंतरिक ग्रह के बाद क्षुद्र ग्रह का एक पेटी होता है और वो कहां पे होता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच, यानी मंगल आंतरिक ग्रह में शामिल हो जाएगा और जो बृहस्पति है यानी जुपिटर जो है वो बाह्य ग्रह की श्रेणी में आ जाता है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है इसी को यहीं पे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं जिसको एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह का मुख्य पेटी जिसको एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। यह सूर्य की परिक्रमा करने वाला चट्टानी पिंड है और माना जाता है कि ये एक ऐसे ग्रह के अवशेष हैं जो बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण पूरा नहीं बन पाया। ठीक है, तो ये माना जाता है कि ये जो है, कभी इससे भी क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है कि जो किसके कारण जो है वो क्षुद्र ग्रह जो है वो पूर्ण ग्रह की श्रेणी में नहीं आ पाए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 है, क्षुद्र ग्रह पट्टी कहां स्थित है। ऑप्शन ए है बुध शुक्र के बीच, ऑप्शन बी है पृथ्वी मंगल के बीच, ऑप्शन सी है मंगल बृहस्पति के बीच, और ऑप्शन डी है शनि और उनके बीच। अभी इसका हम उत्तर बता दिए कि मंगल बृहस्पति के बीच।
धूमकेतु मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए है शुद्ध चट्टान, ऑप्शन बी है बर्फ, धूल और गैस, ऑप्शन सी है लोहा और निकल और ऑप्शन डी है पानी और नमक। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बर्फ, धूल और गैस से मिलकर धूमकेतु का निर्माण होता है। तो बर्फ, धूल और गैस जो है उससे धूमकेतु बनते हैं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। धूमकेतुओं को गंदे हिमकण भी कहा जाता है, डर्टी स्नो बॉल्स। ये बर्फ, जमी हुई गैसें, धूल और चट्टानी कणों के मिश्रण से बने होते हैं। जब ये सूर्य के निकट आते हैं तो बर्फ पिघलकर गैस बनती है और एक विशाल पूंछ बन जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि जो बर्फ है वो सूर्य के समीप आने पे वो जो वाला भाग है गैस बन जाता है और एक विशाल पूंछ बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो सूर्य की ओर, सूर्य से दूर, ग्रहों की ओर और हर बार अलग होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो धूमकेतु का पूंछ किस दिशा में होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य से दूर होता है, सूर्य की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, सूर्य से दूर आंसर हो जाएगा। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर की दिशा में बनती है क्योंकि सूर्य से निकलने वाला सौर हवा और विकिरण दाब बर्फ को पीछे धकेल देता है। इसलिए चाहे धूमकेतु से सूर्य की ओर जा रहा हो या दूर, पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। तो याद रखिएगा सूर्य के विपरीत दिशा में पूंछ होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है अलग अलग एग्जामों में। हैली धूमकेतु कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? ऑप्शन ए है 52 ईयर्स, ऑप्शन बी है 66 ईयर्स, ऑप्शन सी है 76 ईयर और ऑप्शन डी है 100 ईयर्स। तो इसका हैली धूमकेतु जो है वो 76 वर्षों के उपरांत फिर से दिखाई देगा। ठीक है, तो हर 76 वर्ष के उपरांत ये दिखाई देता है। और ये हैली नाम के एक खगोलविद थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम हैली धूमकेतु पड़ा है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना। 76 ईयर्स। हैली एक आवर्ती यानी साइक्लिक धूमकेतु है जो लगभग 76 वर्षों में एक बार दिखता है। इसका अंतिम दृश्य 1986 में था और अगली बार यह 2061 में दिखाई देगा। इसका नाम खगोल शास्त्री एडमंड हैली के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने इसकी कक्षा की गणना की थी। ये साइक्लिक है धूमकेतु, इसलिए इसकी गणना संभव है। चलिए आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हम बेसिक फंडामेंटल्स क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट चर्चा में हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।